Now it is the new class and today we will discuss about the fruit. आज मैं आपको फ्रूट के बारे में पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में फ्रूट के बारे में बहुत थोड़ा सा दिया है। फ्रूट हम बहुत बड़ा पढ़ सकते हैं, पर मेरा मेन फोकस यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने का रहेगा। तो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही फ्रूट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फ्रूट के बारे में। पहले, फलों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। मैंने एक टर्म यूज करी है यहां पर, पोमोलॉजी। ये देखिए, पोमोलॉजी, और इसका मतलब है स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों का अध्ययन। ये देखिए, फलों का अध्ययन, ये पोमोलॉजी हो जाएगा। अब होता क्या है, फल कैसे बनता है तो आप जानते हो वैसे तो कि निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है। इसका मतलब निषेचित अंडाशय फल कहलाता है। ये देखिए अंडाशय, कल को इसमें हो गया निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन के बाद ये अंडाशय किस में विकसित हो जाएगा? फल में। इसलिए एक डेफिनेशन आ गई कि निषेचित अंडाशय फल कहलाता है। ध्यान देना, अंडाशय में दो चीजें होती हैं। एक अंडाशय की भित्ति होती है, अंडाशय में आपने पढ़ा था, और अंडाशय के जो गुहा होती है उसमें बीजांड होते हैं। होता क्या है कि अंडाशय की भित्ति निषेचन के बाद फल भित्ति में विकसित होती है, यह बन जाती है फल भित्ति में, और बीजांड निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाते हैं। यह निषेचन हो गया और बीजांड बन गया बीज। मैं यूं भी कह सकता हूं कि फल भित्ति और बीज दोनों मिलकर फल बनाते हैं, यानी फल बराबर फल भित्ति प्लस बीज। ये याद करने की बात है, ये दोनों मिलते हैं तो फल बन जाता है। फल बराबर फल भित्ति प्लस बीज, एक फॉर्मूला आ गया। याद रखें, फल पाए जाना एंजियोस्पर्मी पादपों का विभेदात्मक लक्षण है। मतलब पूरे प्लांट किंगडम में फल केवल एंजियोस्पर्म्स में ही होता है और कहीं पर भी नहीं होता। तो फल पाए जाना एंजियोस्पर्मी पादपों का विभेदात्मक लक्षण है, यह याद रखें। यह मैंने फल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया। अब फल की फल भित्ति कैसी होती है, ध्यान देना, फल भित्ति के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। फल भित्ति पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। और आप जानते हो कि फल भित्ति, ये आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था, एक तो ये बीजों को सुरक्षा देती है और एक ये बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होती है। हाँ, जब फल भित्ति मोटी होती है तब ये 3 परतों में विभाजित होती है। मैं आपका ध्यान चाहूंगा, फल भित्ति केवल मोटी होने पर ही 3 परतों में विभाजित होती है। पतली फल भित्ति 3 परतों में विभाजित नहीं होती। मोटी फल भित्ति 3 परतों में विभाजित होती है। और बाहर से भीतर की ओर ये 3 परत कौन सा है? सबसे बाहर की ओर जो होगी वो होगी बाह्य फल भित्ति, एपिकार्प बोल देते हैं इसे अंग्रेजी में, एपिकार्प। इसके नीचे जो होगी वो होगी मध्य फल भित्ति, अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं मीजोकार्प। ये मध्य फल भित्ति आ जाएगी, मीजोकार्प। और सबसे अंदर जो होगी वो जाएगी अंतः फल भित्ति, जिसको अंग्रेजी में बोल देते हैं आप एंडोकार्प। ये आ गई अंतः फल भित्ति, और अंग्रेजी में बोलेंगे इसको एंडोकार्प। तो जब फल भित्ति मोटी होती है केवल, तब ये 3 परतों में विभाजित होती है। पतली फल भित्ति का 3 परतों में विभाजन नहीं होता है, केवल मोटी फल भित्ति का 3 परतों में विभाजन होता है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। अब मैं आपको इसमें एक फल का एक वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। आपकी एनसीईआरटी में भी फलों का एक प्रकार लिखा हुआ है। पहले में फल के वर्गीकरण कई आधारों पर है, अपन एक वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। ध्यान देना, देखो, जब भी किसी चीज के प्रकार पढ़ते हो तो उसका कोई ना कोई आधार जरूर होता है। तो यहां पर फल के इस प्रकार का या इस वर्गीकरण के कई सारे आधार हैं। जैसे आप देखोगे कि फल किस प्रकार के पुष्प से बन रहा है, किस प्रकार के अंडाशय से बन रहा है, उसमें फल बनाने में अंडाशय ही भाग ले रहा है कि कोई दूसरे भाग भी भाग ले रहे हैं। ये सब चीजें आप देखोगे कई आधारों पर। मैं फल का एक वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। तो फल सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल और एक है आभासी फल। एक ट्रू फ्रूट और एक है, आप देख सकते हो, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट मतलब अपन ये कह सकते हैं, ट्रू फ्रूट का मतलब है आपके कह सकते हो वास्तविक फल, और फॉल्स फ्रूट का मतलब है आभासी फल। इनको कई आधारों पर पढ़ेंगे। जैसे मैं एक टेबल बना लेता हूं थोड़ा याद करने के लिए। सीरियल नंबर,
फल का प्रकार, पुष्प की संख्या, ध्यान से, अंडाशय, बीज, दूसरे पुष्पीय भाग और उदाहरण। एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे सीरियल नंबर, यहां पर आ जाएगा फल का प्रकार, दो प्रकार के ही पढ़ेंगे। इसको बनाने में कितने पुष्प भाग ले रहे हैं, इसको बनाने में किस तरह का अंडाशय भाग ले रहा है, ऊर्ध्ववर्ती है कि अधोवर्ती। यहां पर अन्य पुष्पीय भाग भी भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे, अन्य पुष्पीय भाग, बीज है या नहीं है, और है तो कैसे हैं, और लास्ट में उदाहरण। इतने सब कुछ आप पढ़ोगे। तो मैं इन सब आधारों पर देखूं तो मैं आपको फल दो प्रकार के पढ़ाऊंगा। इसमें मैं पहला लेके आ रहा हूं सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स या यूकार्पिक फ्रूट। इन फलों के निर्माण में केवल एक ही पुष्प भाग लेता है। पहली बात तो एकल पुष्प से बनते हैं ये, एकल पुष्प। इन फलों के निर्माण में पुष्प का केवल अंडाशय भाग लेता है। अंडाशय के अलावा अन्य पुष्पीय भाग यहां फलों के निर्माण में भाग नहीं लेते। और जो अंडाशय भाग लेता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है, सुपीरियर ओवेरी होती है। ये याद करने की बात है। यहां जो अंडाशय भाग लेगा वो कौन सा होगा, ऊर्ध्ववर्ती। अंडाशय के अलावा अन्य पुष्पीय भाग इन फलों के निर्माण में भाग नहीं लेते। इन फलों में बीज होते हैं और ये क्रियाशील होते हैं, फंक्शनल सीड्स होते हैं। ये खास बात है। बहुत सारी बातें बताई। एकल पुष्प के ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनने वाले ऐसे फल जिसके निर्माण में पुष्प का अंडाशय के अलावा दूसरा पुष्पीय भाग भाग नहीं लेता और जिसमें क्रियाशील बीज होते हैं, वो सत्य फल कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आम है, भारत का राष्ट्रीय फल है आम, अंगूर है, और बहुत सारे आप लिख सकते थे, मैंने दो ही लिखे हैं। ये मैंने एक प्रकार के फल पढ़ाए, सत्य फल। दूसरा पढ़ोगे आप आभासी फल। सत्य का उल्टा है आभासी फल। अंग्रेजी में इसको शूडोकार्प भी बोल देते हैं, या शूडोकार्प। अब ये कौन से होते हैं, ये ऐसे फल होते हैं जिनके निर्माण में एक या एक से ज्यादा पुष्प भाग ले सकता है। एक भी ले सकता है और एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। इन फलों के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य पुष्पीय भाग भी भाग लेते हैं। और जो अंडाशय भाग लेता है वो यहां पर अधोवर्ती होता है। खास बात, अंडाशय तो भाग लेगा ही लेगा, अन्य पुष्पीय भाग भी भाग लेंगे, और जो अंडाशय भाग लेगा वो इंफीरियर मतलब अधोवर्ती होंगे। इन फलों में बीज भी होते हैं और ये क्रियाशील होते हैं। बीज होते हैं, और कैसे बताया मैंने आपको, क्रियाशील बीज होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। जैसे सेब में इसी प्रकार का फल होता है, सेब के अलावा नाशपाती में इसी प्रकार का फल होता है, काजू में इसी प्रकार का फल होता है, स्ट्रॉबेरी में इसी प्रकार का फल होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते थे। ये मुख्य मुख्य एग्जाम्पल है जो मैंने लिखे। यानी आभासी फल की मैं एक परिभाषा बताऊं तो ये आ गई, ऐसे फल जो एकल पुष्प या एक से ज्यादा पुष्पों के अधोवर्ती अंडाशय से बनते हैं, जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ अन्य पुष्पीय भाग भी भाग लेते हैं, और जिनमें क्रियाशील बीज होते हैं। क्रियाशील बीज होते हैं, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सेब, नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, ये सहतूत, ये सब के सब आभासी फलों के एग्जाम्पल है। आप देखोगे सेब में, नाशपाती में, काजू में और स्ट्रॉबेरी में, इन सब में अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी भाग लेगा। और जहां पुष्प का अन्य पुष्पीय भाग फलों के निर्माण में भाग लेता है, तो वहीं पर फल कैसे होते हैं, आभासी फल हो जाते हैं, जो आप देख सकते हो। एक स्पेशल टाइप में आपको और पढ़ाऊंगा, एनिसेक फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एनिसेक फल, अंग्रेजी में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, नाम ही कह रहा है एनिसेक मतलब बिना निषेचन के। ऐसा फल जो बिना निषेचन के विकसित होता है वो एनिसेक फल कहलाता है। यहां लिख सकते हैं, बिना निषेचन के विकसित फल, बिना निषेचन के विकसित फल, ये बिना निषेचन के बनता है। सिंपल सी बात है। वैसे बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया एनिसेक फलन
या पार्थेनोकार्पी कहलाती है। ये फल प्राय बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं होते। मेनिफेस्टेशन से बनता है बीज भी, पर इनमें नहीं होते। और अगर हो गए तो वो क्रियाहीन होंगे, क्रियाशील नहीं होंगे। या तो बीज होते ही नहीं है, और अगर होते हैं तो वो क्रियाहीन होते हैं। एनिसेक फल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा है केला। वैसे आपने फिजियोलॉजी में एक बात और पढ़ रखी है कि एनिसेक फलन प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम मतलब प्रेरित भी करवाया जा सकता है। प्रेरित किन फलों में करवाते हैं अपन? जिन फलों के बीज हमारे लिए कष्टदायक होते हैं। जैसे आप अभी तरबूज खाते हो तो आपके मुंह में बार बार बीज आते हैं, आप उन बीजों से छुटकारा चाहते हो तो बीज रहित फल बनाओ और वो एनिसेक फलन से हो जाएगा। अगर अपन एनिसेक फलन ऐसे फलों में करवा दें जिनके बीज हमारे लिए उपयोगी थे तो ये हानिकारक हो जाएगा उन फलों में, क्योंकि बीज उड़ जाएंगे उनके। जैसे मूंगफली है, अब मूंगफली में एनिसेक फलन हानिकारक है क्योंकि उसका खाने योग्य भाग बीज ही होता है। जैसे सिंगाड़ा है, जैसे बादाम है, ध्यान से, इन सब के खाने योग्य भाग क्या है? अनार है, इन सब के खाने योग्य भाग बीज है। तो अगर इसमें अपन एनिसेक फलन करा देंगे तो यहां तो हानिकारक हो जाएगा। यानी कहने की बात, ऐसे समस्त फल जिनके बीज हमारे लिए लाभदायक होते हैं, अगर उनमें हम एनिसेक फलन करवाते हैं तो यह उनमें हानिकारक होता है। जैसे अनार में, जैसे मूंगफली में, जैसे बादाम में। ऐसे फल जिनके बीज हमारे लिए कष्टप्रद हो उनमें हम एनिसेक फलन कराएं तो उनमें लाभदायक हो सकता है। यह फल का मैंने एक वर्गीकरण करवाया जो आपको देखना है। एनसीईआरटी में फल का एक दूसरा वर्गीकरण लिखा हुआ है और इस दूसरे वर्गीकरण के आधार पर हम फल 3 प्रकार के पढ़ेंगे। उसमें यही देखा जाएगा कि फल के निर्माण में कितने पुष्प भाग ले रहे हैं, कैसा अंडाशय भाग ले रहा है, ध्यान से वो तो एनसीईआरटी का दूसरा वर्गीकरण में लेके आ रहा हूं और उसके आधार पर हम फल 3 प्रकार के पढ़ते हैं। पहला आ जाता है सरल फल, सिंपल फ्रूट। ये एकल पुष्प से बनेंगे और संयुक्त आंडपी जायांग से बनेंगे। एकल पुष्प और संयुक्त आंडपी जायांग से बनेंगे। ये खास बात है इसकी। जायांग कैसा होगा? संयुक्त आंडपी जायांग। दूसरे 2 प्रकार और पढ़ोगे आप, पुंज फल और एक सग्रंथित फल। पहले अपन सरल फल की बात करें। ऐसे फल एकल पुष्प और संयुक्त आंडपी जायांग से विकसित होते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के पढ़ोगे आप, सरल फल भी। एक पढ़ोगे आप शुष्क फल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ड्राई फ्रूट्स, इसलिए इनकी चर्चा ही नहीं करेंगे। और एक पढ़ोगे सैरस फल, फ्लैशी फ्रूट। और जो ये सैरस फल होंगे ये भी आप 3 प्रकार के पढ़ोगे, एक बेरी, एक अस्टिल और एक पोम। ये 3 प्रकार। एनसीईआरटी सरल फल में सरस फल और उसमें केवल अस्टिल फल देती है, जिसको अंग्रेजी में ड्रूप प्रकार का फल पढ़ते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम आपको और प्रकार के पढ़ने में नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा अस्टिल फल पे आ जाता हूं। अस्टिल फल की कुछ विशेषताएं आपके लिखी हुई है। पहली बात, ऐसे फल ध्यान देना, एक अंडपी जायांग के ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनते हैं। जायांग कैसा होगा इसका? एक अंडपी, मतलब जायांग में एक ही अंडप होगा। और इसका अंडाशय कैसा होगा? यहां पर ऊर्ध्ववर्ती होगा। इन फलों की फलभित्ति मोटी होती है और मोटी होगी तो ये 3 परतों में विभाजित होगी। ध्यान देना, मोटी होने पर कितने परतें होंगे? 3। एक बाह्य फल भित्ति, एक मध्य फल भित्ति और एक अंतः फल भित्ति। अब वो कौन सी कैसी होती है, इनको फल भित्ति का वर्णन करने के लिए दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल दिमाग में ले लें। आपके एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिखाए गए हैं, एक आम का डायग्राम दिखाया गया है और एक नारियल का डायग्राम दिखाया गया है। और वहां पर देखो उनकी लेबलिंग को देखो, नामांकन को देखोगे तो कॉमन नामांकन है। तो मैं यहां उसी के अकॉर्डिंग आ रहा हूं। यहां पर क्या बात है, इन फलों की बाह्य फल भित्ति पतली होती है और यह छिलका बनाती है। ध्यान देना, मैं लिखूं सबसे पहले बाह्य फल भित्ति, ये आपने बता दी पतली और ये छिलका बनाती है। अगर आप डायग्राम ध्यान से देख रहे हैं तो आम में तो आपको बाह्य फल भित्ति दिख रही है
और नारियल में आपको बाह्य फल भित्ति नहीं दिखाई गई है। एक्चुअली बाजार में जो नारियल आता है उस पर बाह्य फल भित्ति उतारी हुई आती है, इसे दिखाई नहीं गई है। अब मध्य फल भित्ति, आम का तो छिलका तो बाहरी फल भित्ति, छिलका उतार दीजिए तो आम में तो नीचे गिरी आएगी, रस आ जाए, उसका रसदार मांसल भाग आएगा। और नारियल की शुरुआत में जटा आती है, वो उसकी मध्य फल भित्ति है। यानी इन फलों की मध्य फल भित्ति कुछ में तो रेशेदार होती है, जैसे नारियल में तो रेशेदार है ध्यान से, और कुछ में मांसल है, जैसे आम में मांसल है। ध्यान देना, आम में तो है मांसल रस वाली और नारियल में है रेशेदार। अगर केवल नारियल की पूछे तो रेशेदार करके आएंगे, केवल आम की पूछे तो मांसल करके आएंगे, और अस्टिल फलों की पूछे तो रेशेदार भी हो सकती है और मांसल भी हो सकती है। अब आम का गुद्दा आपने खा लिया या नारियल की जटा आपने उतार दी तो उसके नीचे टॉक्सी निकलती है और वो उसकी अंतः फल भित्ति होती है। यहां पर अंतः फल भित्ति कैसे बताया मैंने, अंतः फल भित्ति पथरीली होती है, पत्थर के समान कठोर। गुठली को देखा आपने, नारियल के अंदर भी आपने देखा पथरीली फल भित्ति होती है, स्टोनी, इसलिए इनको मतलब स्टोन जैसा है ये, ध्यान देना, इसलिए इनको स्टोनी फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। वैसे ये फल एक बीजी होते हैं, इनमें बीज एक ही होता है। नारियल में आपने देखा, नारियल का जो खोपरा गिट निकलता है नारियल में से, वो एक ही होता है, वो उसका बीज है। अगर कोई ऐसा फल है तो उसको अस्टिल फल कहते हैं। यानी बहुत सारी बातें अस्टिल फल का वर्णन कि इस प्रकार के फल एक अंडपी जायांग के ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं। इन फलों की फल भित्ति मोटी होती है और ये 3 परतों में विभाजित होती है। बाहरी फल भित्ति पतली होती है, छिलका बनाती है। मध्य फल भित्ति रेशेदार या मांसल होती है, रेशेदार नारियल में और मांसल आम में होती है। अंतः फल भित्ति पत्थर के समान कठोर मतलब पथरीली होती है और ये फल एक बीजी होते हैं। ध्यान देना, ये फल एक बीजी होते हैं, इनमें एक ही बीज होता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिख सकते हैं आप इनके, जैसे आम, ये भारत का राष्ट्रीय फल है, याद रखना। आम डायग्राम दिखाया गया है, आम का खाने योग्य भाग इसकी मध्य फल भित्ति होती है, बाकी चीजें नहीं खाते आप। नारियल, ये भी एक बेस्ट भाग है। नारियल के 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। नारियल का जटा क्या है, तो आपने देखा वो उसकी मध्य फल भित्ति है। और एक आप नारियल के खाने योग्य की बात करेंगे तो नारियल में एक्चुअली भ्रूणपोष खाया जाता है। नारियल की जो सफेद चिटकी होती है ना, सफेद चिटकी, वो उसका भ्रूणपोष होता है, वही खाया जाता है नारियल में। और बहुत सारे एग्जाम्पल, आम और नारियल तो एनसीईआरटी में थे इसलिए बोलने पड़े। इसके अलावा आप और बहुत सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जैसे बेर, जैसे बादाम, जैसे चेरी, जैसे आड़ू, जैसे अलूचा, उन सब में इसी प्रकार के फल होते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है, आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होती है और इन दोनों में अस्टिल प्रकार का फल पाया जाता है। ये मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फल पूरा पढ़ा दिया। अब मैं 2 तरह के फलों की बात और करूंगा यहां पर, यहां आ जाते हैं। एक आप पढ़ोगे यहां पर पुंज फल और एक पढ़ोगे आप यहां पर सग्रंथित फल। आ जाते हैं, इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। पहले पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट। पुंज का मतलब समूह में, बस इसकी डेफिनेशन याद रखनी है आपको। ये फल एकल पुष्प के वियुक्तांडपी जायांग से विकसित होते हैं। पुष्प कौन सा? एकल पुष्प। और जायांग कौन सा? वियुक्तांडपी जायांग। देखो वो संयुक्तांडपी जायांग था और ये वियुक्तांडपी जायांग से विकसित होते हैं। भाई वियुक्तांडपी जायांग में जो अंडप होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। हर अंडप का अपना अंडाशय होगा और निषेचन के बाद ये यहां पर फल का एक भाग बनाएगा, फलांश का बनाएगा। कई सारे अंडे हैं, कई सारे अंडाशय हैं वियुक्तांडपी जायांग में, तो कई सारे फलांश का होंगे और इन फलांशकों का यह समूह ही क्या कहलाएगा? पुंज फल कहलाएगा। या यूं कहिए कई सारे लघु फल बनेंगे। भाई एक अंडप, एक अंडाशय, एक लघु फल, दूसरा अंडप, दूसरा अंडाशय, एक और लघु फल, तीसरा अंडप, तीसरा अंडाशय, एक और लघु फल। कई सारे लघु फल जुड़कर एक गुच्छा बना देंगे तो वो बन जाएगा पुंज फल। तो कुल मिलाकर यह एकल पुष्प के
वी युक्तांडपी जायांग से विकसित होते हैं। ये याद करने की बात थी, ज्यादा तुम्हें पढ़ना नहीं है इसमें। अभी एक और पढ़ोगे आप यहां पर पुंज फल के बाद में सग्रंथित फल। ये संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होते हैं, संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित फल। ये याद करने की बात है, ये संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होते हैं और पुष्पक्रम में एक से ज्यादा पुष्प भाग लेते हैं। इसका मतलब सग्रंथित फल में एक से ज्यादा पुष्प भाग लेंगे, अतः सग्रंथित फल हमेशा ही आभासी होते हैं, ये हमेशा आभासी होते हैं। कई सारे उदाहरण दे सकते हैं इसके, जैसे अनानास एक सग्रंथित फल है, सहतूत भी एक सग्रंथित फल है, आपका बरगद का फल भी एक सग्रंथित फल है, गुल्लर, पीपल, अंजीर, इनके फल सग्रंथित होते हैं। संपूर्ण पुष्पक्रम से ये बनने वाले फल हैं और ये सब आभासी फल हैं। ये फल था। एनसीईआरटी में फल में जितना कुछ लिखा हुआ था विथ डायग्राम मैंने पढ़ाया है। अब देखो फल बहुत लंबा भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अपने को और बहुत लंबा पढ़ना नहीं है, अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना था। मैंने थोड़ा सा बाहर जाके भी पढ़ा दिया। अब आप एक चीज नोट करोगे, आपके नोट्स में मैंने एक टेबल बना के कुछ फलों के नाम लिख के दिए, उनके प्रकार लिख के दिए, उनके खाने योग्य भाग भी लिख के दिए हैं। तो आपको वो टेबल में लर्न करना है, उस पर कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। जैसे मैं बोल दूंगा कि संतरा है, संतरे में नारंगक प्रकार का फल होता है और खाने योग्य भाग होते हैं उसके बहुकोशिकीय सरस रोम। अब मुझे आप पूछोगे सर नारंगक क्या होता है, कल को डाउट सेक्शन में जाके मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है, ये याद करना है। जैसे सेब है, सेब में आभासी फल है, पोम प्रकार का फल होता है, पुष्पासन खाने योग्य होता है। सर ये पोम क्या होता है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, केवल याद करना है। जैसे मैं बता दूं स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी में एकिन का पुंज प्रकार का फल होता है। ये मैं जानबूझ के कुछ बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे लीची है, लीची का खाने योग्य भाग एरील होता है, ध्यान देना। तो ये याद करने की बातें हैं, याद करना, वो टेबल पढ़ना है और याद करना है। टेबल का कोई भी डाउट नहीं बताऊंगा। आप थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है उसमें कोई डाउट आए मैं बता दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। और ये आपका फल भी समाप्त हो गया, छोटा सा यह एनसीईआरटी में। और फल समाप्त होने के बाद अब इसमें एक टॉपिक छोटा सा और बचता है, और वो क्या है, बीज। तो आ जाते हैं अपन इसमें किसको लेकर, बीज को लेकर। ये लीजिए बीज, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सीड। बीज क्या है, तो निषेचित बीजांड बीज कहलाता है। एक्चुअली बीजांड निषेचन की क्रिया के बाद बीज में विकसित हो जाता है। ये रहा बीजांड, ओव्यूल। कल को इसमें हो गया क्या, निषेचन, तो ये निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि निषेचित बीजांड बीज कहलाता है। निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। बीज, ध्यान देना, यह हमारी कृषि का आधार है। आप जानते हो कृषि में अधिकांश पौधे बीजों के द्वारा ही उगाए जाते हैं, इसलिए हमारी कृषि का आधार भी क्या है, बीज। ये याद रखें कि बीज हमारी कृषि का क्या है, आधार है। आई कैन से बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर सच इज द सीड। खैर, बीज में क्या क्या होते हैं। बीज जो होता है आप देख सकते हो कि बीज में बीजचोल और भ्रूण होता है। एक प्रारूपिक बीज की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां लिखूं, ये रहा बीज। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, बीजचोल या बीजावरण, अंग्रेजी में सीड कोट बोल देते हैं इसको। इसको बीजावरण भी लिख सकते हो, इसको बीजचोल भी लिख सकते हो, और साथ में इसके अंदर होता है भ्रूण। ये दो चीजें मिलकर क्या बनाता है, बीज बनाती है। बीजचोल पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। मोटा होने पर इसकी अलग अलग परतें भी होगी, बाह्य बीजचोल, भीतरी बीजचोल।
भ्रूण, भ्रूण में क्या क्या होता है? भ्रूण में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे भ्रूण में एक तो होती है भ्रूणीय अक्ष, पढ़ोगे आप। एक होता है प्रांकुर, पढ़ोगे आप। एक होता है मूलांकुर, पढ़ोगे आप। और एक होता है बीज पत्तर। ये सब चीजें मिलकर बनाती है भ्रूण। और बीज पत्तर की संख्या एक भी हो सकती है और बीज पत्तर की संख्या दो भी हो सकती है। एक होती है एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादप जैसे गेहूं मक्का इनमें। और दो होती है द्विबीजी पादपों में, जैसे मटर में, सेम में, चना में, इनमें दो हो जाती है। बीज पत्तर एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, ये ध्यान से। द्विबीजी में दो और एक बीजपत्री में एक। जब इतना सारा मामला मिलता है तो जाकर बीज बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बीज जो होती है उसमें उसमें बीज में बीजचोल और भ्रूण होता है। भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष होती है, प्रांकुर होता है, मूलांकुर होता है और बीजपत्र होता है। बीजपत्र की संख्या यहां एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। एक बीजपत्री पादपों में और दो द्विबीजी पादपों में होती है, जो आप देख सकते हो। ये मैंने बीज की एक संरचना आपको मोटी मोटी पढ़ाई। अब हम द्विबीजी बीज को भी पढ़ेंगे और एक बीजी बीज को भी पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ लेते हैं द्विबीजी बीज की संरचना। आ जाता है यहां पर द्विबीजी बीज। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, द्विबीजी बीज की संरचना। भाग सारे वही बताने हैं। आपके एनसीईआरटी में द्विबीजी बीज को पढ़ाने के लिए दो डायग्राम दिए हुए मटर के बीज के, हम उनके साथ से इसको पढ़ेंगे। पहली बात, द्विबीजी बीज में सबसे बाहर की ओर बीजावरण होता है। यहां बीजावरण दो परतों में विभेदित होता है, बाह्य बीजावरण टेस्टा या बाह्य बीजचोल और भीतरी बीजावरण टेगमेन या भीतरी बीजचोल होता है। यानी यहां पर बाह्य बीजावरण, अंग्रेजी में टेस्टा, और एक आ गया भीतरी बीजावरण और अंग्रेजी में से बोल देंगे टेगमेन। एक चित्र बनाऊं मैं यहां पर ऐसा सा, ये इसका बीजचोल दिखाया गया, चने के बीज का चित्र है, ये मटर के बीज का भी मान सकते हो। ये इसका बीजचोल और ये दो परतों में विभाजित है, एक बाह्य बीजावरण टेस्टा और भीतरी बीजावरण टेगमेन। इस बीजावरण पर एक छतचिन्ह की तरह का ऊर्ध्वा होता है, एक निशान होता है, ध्यान देना, छतचिन्ह होता है जिसे नाभिका कहते हैं। ये क्या हो गया? नाभिका। ये नाभिका है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइलम। क्या करता है ये? नाभिका द्वारा ये बीज फलभित्ति से जुड़ा रहता है। ये क्वेश्चन आता है भाई, ये ध्यान देना। बीज का वह भाग जिसके द्वारा बीज फलभित्ति से जुड़ा होता है नाभिका कहलाता है। ये देखो मैं इधर लिख देता हूं नाभिका, या मैंने इसका एक और नाम क्या बता दिया? हाइलम। ये क्या है? बीज को फलभित्ति से जोड़ने वाली संरचना है, फलभित्ति से जोड़ने वाली संरचना है। ये याद रखें, बीज को फलभित्ति से जोड़ने वाली संरचना नाभिका या हाइलम कहलाती है। इस नाभिका के ऊपर एक छोटा छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये देखिए माइक्रोपाइल। आपको एक डाउट आएगा, सर आप थ्योरी में पढ़ा रहे हो नाभिका के ऊपर और चित्र में नाभिका के नीचे दिखा रहे हो, बीजांड द्वार बोलते हैं इसको हिंदी में। ये चित्र उल्टा बना हुआ है, इसलिए जो नीचा है वास्तव में वो कहां है? ऊपर। तो ये माइक्रोपाइल की पोजीशन ध्यान से रखनी है। माइक्रोपाइल, इसका मतलब ये कहां बताया आपने? नाभिका के ऊपर बताया आपने इसको, कि ये नाभिका के ऊपर है छोटा छिद्र। इसी छिद्र से होकर बीज में जल का प्रवेश होता है। अब एक क्वेश्चन आ जाए कल को
कि कल को अगर हम इस माइक्रोपाइल को मोम लगाकर बंद कर दें तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, अब बीज में जल नहीं जाएगा, और जब बीज में जल का प्रवेश नहीं होगा तो बीज का अंकुरण नहीं होगा। तो माइक्रोपाइल को अवरुद्ध कर देने पर बीज का अंकुरण बंद हो जाएगा, बीज अंकुरित नहीं होगा। ये मैंने इसका बीजचोल पढ़ाया अभी तक। इस बीजचोल के अंदर इसमें एक भ्रूण होता है। भ्रूण में डायग्राम दिखाया गया है, ये देखो। भ्रूण में एक अक्ष होती है, ऐसी सी बनाई गई है। भ्रूण की इस अक्ष को भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। ये पूरी रचना जो आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, यह है भ्रूणीय अक्ष, जिसके ऊपरी सिरे पर प्रांकुर होता है और जिसके निचले सिरे पर मूलांकुर होता है। आपने पहले भी पढ़ा था, प्रांकुर से आगे प्ररोह बनती है, मूलांकुर से मूल बनता है। इस भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व में दो मोटे और मांसल बीज पत्र होते हैं। ये देखो, ये दो बीज पत्र है भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व में। ये देखो बीज पत्र, इनकी संख्या आ गई 2, और ये होते हैं मोटे व मांसल। द्विबीजपत्री पादपों के बीज पत्र मोटे और मांसल होते हैं। इनमें संचित खाद्य पदार्थ होता है। द्विबीजी बीजों में परिपक्व अवस्था में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, अतः द्विबीजी बीज प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं। यह खास बात, द्विबीजी बीज प्रायः कैसे बताया मैंने आपको, अभ्रूणपोषी। अपवाद हो सकते हैं, बाकी ज्यादातर अभ्रूणपोषी होते हैं। जैसे मटर का, सेम का, चने का, अगर आपको इनका कोई बीज पूछे तो ये बीज कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी होते हैं। द्विबीजी बीजों के बीज प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं, एक्स एल्बुमिनस होते हैं। जैसे मटर, सेम, चना। एक अपवाद है, अरंडी, वो द्विबीजी है परंतु उसका बीज भ्रूणपोषी होता है। ये खास है, इंपोर्टेंट आया हुआ सवाल है। द्विबीजी भ्रूणपोषी बीज होना चाहिए था अभ्रूणपोषी, लेकिन भ्रूणपोषी है ये। द्विबीजी भ्रूणपोषी बीज ये अरंडी का होता है। ये देखिए, ये सारी मैंने इसकी इंपोर्टेंट बातें साइड में लिख दी है, और ये द्विबीजी बीज की संरचना समाप्त हो गई है। एक बार मैं फिर से पढ़ाऊं, चित्र आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप देख ही रहे हो। मैंने ये पढ़ाया कि द्विबीजी बीज में सबसे बाहर की ओर बीजावरण होता है। यहाँ बीजावरण 2 परतों में विभाजित होता है। बाहरी परत बाह्य बीजावरण या टेस्टा कहलाती है, और भीतरी परत भीतरी बीजावरण या टेगमेन कहलाती है। इस बीजचोल या बीजावरण के अंदर की ओर भ्रूण होता है। वैसे मैंने भी ये बताया कि यहाँ बीजचोल पर एक छत्चिन की तरह का ऊर्ध्व होता है, जिसे नाभिका या हाइलम कहते हैं, और यह वह भाग है जिसके द्वारा बीज फल भित्ति से जुड़ता है। इस नाभिका के ऊपर एक छोटा छिद्र होता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी से होकर बीज में जल तथा ऑक्सीजन का प्रवेश होता है। कल को अगर माइक्रोपाइल को अवरुद्ध कर देंगे तो सीधी सी बात है, बीज का अंकुरण नहीं होगा। इस बीजचोल के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें एक भ्रूणीय अक्ष होती है, जिसके ऊपरी सिरे की ओर प्रांकुर, नीचे की ओर मूलांकुर होता है, और इसके पार्श्व में 2 बीज पत्र होते हैं। खास बात, यहां पर बीज पत्र मोटे और मांसल होते हैं। इनमें खाद्य पदार्थों का संचय होता है। मैंने ये भी बताया द्विबीजी बीज प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं। मतलब जैसे मटर है, सेम है, चना है, ये अभ्रूणपोषी है। मतलब इनकी परिपक्व अवस्था में बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता। हालांकि एक अपवाद पड़ा आपने, अरंडी, ये ऐसा द्विबीजी बीज है जो द्विबीजी होते हुए भी भ्रूणपोषी बीज रखता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। डायग्राम और इनकी लेबलिंग आप देख रहे हो। अब दूसरा पढ़ेंगे अपन यहां पर, एक बीजी बीज की संरचना। अब आ जाती है एक बीजी बीज की संरचना। यहां पर ये द्विबीजी बीज समाप्त हो गया, इधर अब आ गया एक बीजी बीज की संरचना। ये क्या चीज है एक बीजी बीज? तो एक बीजी बीज की संरचना में अपन मक्के के बीज की संरचना पढ़ेंगे। एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम की लेबलिंग आपको देखनी है। ये डायग्राम आपने एम्ब्रोलॉजी में भी देखा था, और ये यहां भी है। ये लेबलिंग खास है, इसकी जरूर देखनी है लेबलिंग।
ये मैं एक बीजी बीज बना रहा हूं, बन जाए तो देखें। एक बीजी बीज में भी सब भाग वही होने हैं जो द्विबीजी बीज में थे। बस ये देखना है वहां ये मोटे पतले कैसे हैं कैसे नहीं है, ये आपको यहां देखने की बात रहेगी। ये एक बीजी बीज में मैंने मक्के के बीज का डायग्राम बनाया है, ये आपने एम्ब्रोलॉजी में भी पढ़ रखा है, ये जरूर देख लें। नामांकन दोनों जगह अलग अलग है, मैं सही नामांकन बोर्ड पे करूंगा, आपको दोनों का नामांकन एक कर लेना है। आप ध्यान से देखें, ये एक बीजी बीज की संरचना मोटी मोटी, इसमें जो सबसे बाहर की ओर काली लाइन से जो मैंने दिखाया, ब्लैक लाइन दिखाया है, वो इसका फल भित्ति है। पर ये अकेला नहीं होता फल भित्ति, इसके साथ इसका बीजावरण संयुक्त हो गया। तो एक तो यही है, दोनों में से किसी एक जगह पर इसको केवल फल भित्ति लिखा है, मैंने कहा ये फल भित्ति के साथ साथ बीजावरण है। इसके अंदर ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें भ्रूणपोष, पूरे में पोष दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हो गया कि एक बीजी बीज प्राय कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। ये देखो बहुत सारा भ्रूणपोष है इसमें, मैसिव एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, ये देखो सहत भ्रूणपोष, ये अपन कह सकते हैं इसमें भ्रूणपोष है। और इस भ्रूणपोष को बीजचोल से या भ्रूण से, मतलब भ्रूण को बीजचोल से अलग करने पर इस भ्रूणपोष की परिधीय परत है, ये रही, और इस परत का नाम है एल्यूरोन परत। इसकी चर्चा करेंगे अपन अभी। भ्रूण में क्या होता है, एक तो बीज पत्र होता है, ये रहा, स्कूटेलम बोलते हैं इसको, इसकी विशेषता भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसमें एक भ्रूणीय अक्ष होती है, ये भ्रूणीय अक्ष, जिसमें ऊपर की ओर प्रांकुर, नीचे की ओर मूलांकुर होता है, और प्रांकुर के ऊपर टोपी होती है जिसका नाम होता है प्रांकुर चोल, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको कोलियोप्टाइल, ये रहा कोलियोप्टाइल। ये प्रांकुर, प्रांकुर को ढकने के लिए प्रांकुर चोल होता है, ऐसे नीचे की ओर मूलांकुर, और मूलांकुर को ढकने के लिए इस पर मूलांकुर चोल होता है, ये रहा। मूलांकुर चोल को अंग्रेजी में कोलियोराइजा बोलते हैं। इतने सारे भाग इसके बीज में अपने को दिखाई देंगे, एक बीजपत्री बीजों में। खैर एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बीजी बीज की संरचना में मक्के के बीज का डायग्राम मैंने दिखाया, देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। एक बीजी बीजों का बीजावरण सामान्यतः पतला होता है, झिल्ली नुमा होता है। एक बीजी बीजों का बीजावरण मैंने बताया पतला और झिल्ली नुमा ऐसा होता है। मक्का में भी ऐसा ही होता है, गेहूं में भी ऐसा ही होता है। हालांकि एनसीईआरटी से बाहर जाके बोल रहा हूं, नारियल का बीजावरण कठोर होता है। नारियल में जो आप चिटकी खाते हो उसका जो भूरा वाला भाग होता है वो उसका बीजावरण होता है, वहां ये कठोर होता है। नारियल के लिए स्पेशल केस है। बाकी एक बीजी बीजों का बीजावरण पतला और झिल्ली नुमा होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। इनका बीजावरण फलभित्ति के साथ संयुक्त हो जाता है, इसीलिए मैंने फलभित्ति और बीजावरण को जोड़ के एक ही लेबलिंग में दिखाई है। फलभित्ति इनके बीजावरण के साथ संयुक्त होती है, यह याद करने की बात है कि इनका बीजावरण फलभित्ति के साथ संयुक्त हो जाता है। एक बीजी बीजों में सहत भ्रूणपोष पाया जाता है, बहुत ज्यादा भ्रूणपोष होता है, अतः एक बीजी बीज प्राय भ्रूणपोषी होते हैं। ये देखिए एक बीजी बीज, आप बता दोगे प्राय भ्रूणपोषी। अब मैंने एक बीजी बीज बोला है तो बहुत सारे बीज बोल दिए, जैसे गेहूं, जैसे मैं बोल दूं आपके सामने चावल, मैं बोल दूं मक्का, मैं बोल दूं नारियल, इन सब के बीज कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। ध्यान देना, क्योंकि ये एक बीजी है। हालांकि एक अपवाद है, ध्यान देना, ऑर्किड ये एक बीजी है परंतु इसका बीज अभ्रूणपोषी होता है। मतलब अभ्रूणपोषी एक बीजी बीज ये ऑर्किड में देखने को मिलते हैं, ये याद करने की बात है। अभ्रूणपोषी एक बीजी बीज, ये याद करने की बात है, आपने ये बताया है ऑर्किड में। वैसे भ्रूण को इसके बीजचोल से
जो भ्रूणपोष है उसकी एक परिधीय परत अलग करती है। भ्रूणपोष की यह परिधीय परत एल्यूरोन परत कहलाती है। खास बात, एल्यूरोन परत। पहली बात तो यह भ्रूणपोष का परिधीय भाग है और यह प्रोटीन की बनी होती है। ये देखिए, यह प्रोटीनी परत होती है। क्या काम करती है ये भाई? ये प्रोटीनी परत आगे जाकर एंजाइम बनाती है, एंजाइम का संश्लेषण। कौन सा एंजाइम बनाती है ये? एमाइलेज, एंजाइम का संश्लेषण। एमाइलेज, समझे? एमाइलेज, माइलेज, एमाइलेज, ये स्टार्च पर काम करता है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। इसीलिए भ्रूण को पोषक पदार्थ मिल जाते हैं, क्योंकि भ्रूण जटिल नहीं खा सकता, सरल पोषक पदार्थों को लेता है। तो कल को अगर एल्यूरोन परत को हटा देंगे तो एमाइलेज नहीं बनेगा और जटिल कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट में चेंज नहीं होंगे और भ्रूण का विकास नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि एल्यूरोन परत को हटा देने पर क्या होगा? भ्रूण का विकास नहीं होगा। खैर, एक बीजपत्री बीजों में भ्रूण, ध्यान देना, इसके बीज में एक छोटे से सिरे पर खांचे में उपस्थित होता है। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होती है, प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं, परंतु यहां प्रांकुर को ढकने के लिए प्रांकुर चोल, ध्यान देना, कोलियोप्टाइल, और मूलांकुर को ढकने के लिए मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा पाया जाता है। एक बीजी बीजों में एक बीज पत्र होता है, बीज पत्र एक होता है, और ये घास कुल के पौधों में ढाल की आकृति का होता है। ढालाकृति सब में नहीं, पता है, पूरे एक बीजी बीजों में नहीं है, घास कुल के पौधों में। जैसे मक्का घास कुल में आता है, ग्रेमिनी में आता है, और ये स्कूटेलम कहलाता है। ध्यान देना, स्कूटेलम नामांकन में दिखाया गया है। अगर कोई ऐसी संरचना है तो उसको अपन एक बीजी बीज की संरचना बोल देते हैं। यानी एक बीजी बीज की पूरी संरचना में दोबारा बोलूं, मैंने बोली एक बीजी बीजों में बीजावरण और फल भित्ति संयुक्त हो जाते हैं। वैसे इनका बीजावरण पतला और झिल्ली नुमा होता है। एक अपवाद है नारियल, जिसका बीजावरण आपने कठोर पढ़ा है। इनके बीज प्राय भ्रूणपोषी होते हैं। हालांकि एक अपवाद पढ़ा आपने ऑर्किड, जो एक बीजी बीज होते हुए भी अभ्रूणपोषी बीज रखता है। मैंने कहा कि एक बीजी बीजों के भ्रूण को एक्चुअली पृथक करने के लिए भ्रूणपोष की पतली परत जिम्मेदार होती है। भ्रूणपोष की पतली परिधीय परत यह प्रोटीन की बनी होती है और यह एल्यूरोन परत कहलाती है। मैंने एल्यूरोन परत बताया कि यह एंजाइम का संश्लेषण करती है, जैसे एमाइलेज एंजाइम का संश्लेषण करती है, जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। इसलिए एक क्वेश्चन पढ़ाया कि अगर एल्यूरोन परत को हटा देंगे तो भ्रूण का विकास नहीं होगा। वैसे एक बीजी बीजों में भ्रूण जो होता है वो एक छोटे से सिरे पर खांचे में होता है। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होती है, प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। यहाँ प्रांकुर और मूलांकुर नग्न नहीं होते हैं। प्रांकुर और मूलांकुर को ढकने के लिए टोपीनुमा संरचनाएं होती है। प्रांकुर को ढकने वाला प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल और मूलांकुर को ढकने वाला मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा होता है। एक बीजी बीजों में एक बीज पत्र होता है। यह बीज पत्र ढाल की आकृति का होता है, घास कुल के पौधों में, और स्कूटेलम कहलाता है। यह आपको देखना है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोर्ड पर लिख दी है। चित्र आप एनसीईआरटी में देखोगे, नामकरण देखोगे, ये एक बीजी बीज की संरचना है। और इसी के साथ आपके द्विबीजी और एक बीजी बीज दोनों की संरचना समाप्त हो गई। मतलब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बीज समाप्त हो गया। मैंने लाइन टू लाइन, डायग्राम टू डायग्राम आपको बीज पढ़ाया है, ये याद करना है। तो ये था बीज। अब मैंने एक चीज छोड़ दी थी पुष्प में, मैंने परिदल पुंज छोड़ दिया था। तो वो परिदल पुंज अपन यहां पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है, 2 लाइनें, ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े। ये यहां पर आ जाता है परिदल पुंज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीएंथ, इसलिए इसका प्रतीक होता है पी। ये क्या होता है? कभी कभी बाह्य दलपुंज और दलपुंज अविभेदित होते हैं, मतलब वो विभेदित नहीं होते, अविभेदित होते हैं, दोनों एक जैसे जाते हैं। तो जब बाह्य दलपुंज और दलपुंज अविभेदित होते हैं तो वो संयुक्त रूप से परिदल पुंज कहलाते हैं। यानी परिदल पुंज की परिभाषा
कि जब बाह्य दलपुंज मतलब के और दलपुंज मतलब सी अविभेदित हो तो संयुक्त रूप से परिदलपुंज कहलाते हैं। मतलब जब के व सी अविभेदित हो, एक जैसे हो जाएं दोनों, ये केवल इस कंडीशन होने पर यह सूत्र लागू हो जाएगा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज परिदलपुंज मतलब पी कहलाते हैं। पर इसके लिए कंडीशन ये है दोनों अविभेदित होने चाहिए, या तो दोनों हरे ही होने चाहिए बाह्य दल के समान, या दोनों रंगीन होने चाहिए दलों के समान। तो परिदलपुंज या तो बाह्य दलाभ मतलब बाह्य दल जैसे होंगे, या दलाभ या दल जैसे होंगे। परिदलपुंज की इकाई परिदल कहलाता है, टेपल। परिदलपुंज की इकाई क्या होती है? कि इकाई परिदल कहलाती है। ये देखिए, ये परिदल हो गई है। परिदलपुंज के परिदल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जब परिदलपुंज के परिदल एक दूसरे से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जुड़े हुए होते हैं तो यह अवस्था संयुक्त परिदलीय अवस्था कहलाती है। यह आ गई संयुक्त परिदलीय अवस्था। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको गेमोफिलस कंडीशन। गेमोफिलस कंडीशन, इसका प्रतीक आप जानते हो, पी के दाईं तरफ आधार पर परिदलों की संख्या लिखेंगे और इसको छोटे कोष्टक में बंद कर देंगे तो ये संयुक्त परिदलीय अवस्था है। और जब परिदल पुंज के परिदल एक दूसरे से पूर्ण पृथक हो, कहीं से भी जुड़े हुए नहीं होते, तो यह अवस्था पृथक परिदलीय अवस्था कहलाती है। पृथक परिदलीय अवस्था, पॉलीफिलस कंडीशन। ये देखिए पॉलीफिलस कंडीशन, और इसका प्रतीक होता है पी के दाईं तरफ आधार पर परिदलों की संख्या होगी, पर ये बिना ब्रैकेट के लिखी जाएगी। ये खास बात है। एक स्पेशल केस है, वैसे परिदल पुंज सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं, जैसे प्याज में, जैसे लिली में, इनमें पाए जाते हैं। और भी है बहुत सारे एक बीजपत्री का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ग्रेमेनी कुल के जो परिदल पुंज के परिदल होते हैं वो छोटे और मांसल होते हैं। जब परिदल पुंज छोटे हो और मांसल हो, जैसे कि ग्रेमेनी कुल में, तब इनको लोडिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो लोडिक्यूल्स क्या है अगर कोई आप पूछे तो लोडिक्यूल्स ग्रेमेनी कुल के परिदल हैं, ग्रेमेनी के परिदल हैं। ये छोटे और मांसल होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने परिदल पुंज, ये पुष्प का भाग था जो रह गया था, मेरे दिमाग में थी तो यहां पढ़ा दिया। अब आप देख सकते हो कि आपने मोर्फोलॉजी में जड़ से स्टार्ट किया था, तो जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, पुष्पक्रम, इनकी सब की एक एक लाइन और एक एक डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया है। आप इनकी समरी करते रहें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें, डायग्राम की लेबलिंग देखते रहें, एग्जाम्पल रिकॉल करते रहें, आपको मोर्फोलॉजी आराम से हो जाएंगी। ये मोर्फोलॉजी समाप्त हो गई। आज अपनी अगली क्लासेज में अपन फैमिलीज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।